Class 10th, our next topic in history among the chapter nationalism in India is differing strengths within the movement. जब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट चल रहा था तो उस वक्त अलग अलग ग्रुप्स ने इसको कैसे परसीव करा, क्या उनकी आइडियोलॉजी थी, क्या उनका स्वराज से मतलब था, किस तरह से इन लोगों ने पार्टिसिपेट करा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो था उसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 1921 में। उसके बाद इस मूवमेंट के अंदर इंडिया के अलग अलग जो ग्रुप्स थे अलग अलग एरिया से मोस्टली उन लोगों ने पार्टिसिपेट करा, बट एक्चुअली सबकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग अलग थी। तो सबसे पहले हमें देखना मूवमेंट इन टाउन्स के अंदर लोगों का क्या कॉन्सेप्ट था इस मूवमेंट को ज्वाइन करने के पीछे। तो सबसे पहले मूवमेंट जो था टाउन्स के अंदर, उसमें मिडिल क्लास जो प्रोफेशनल्स थे, मिडिल क्लास के जो पढ़े लिखे समझदार लोग थे, उन लोगों ने पार्टिसिपेट करा। और इसके अंदर भी अगर हम देखेंगे तो हज़ारों की तादाद में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट द गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। हज़ारों की तादाद में जो स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे उन्होंने उन्होंने वहाँ से अपने आप को ऑप्ट आउट कर लिया। उसके बाद काफ़ी सारे टीचर्स और हेडमास्टर्स जो यहाँ पे जॉब करते थे उन्होंने भी अपने आप को वहाँ से रिमूव कर लिया। उसके अलावा जो हमारे लॉयर्स हैं उन्होंने भी अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी। देन काउंसिल इलेक्शंस जो थे वो हर जगह बॉयकॉट किए गए। सिर्फ मद्रास वाला ऐसा एरिया था जहाँ पर काउंसिल इलेक्शंस को लोगों ने फेवर करा, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर जस्टिस पार्टी थी जो अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहती थी, अपना एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहती थी, क्योंकि ये नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी और इसके पहले इनको पता था कि अभी तक जो है ब्राह्मण्स डोमिनेटिंग है और अगर हमें पॉलिसीज़ में कुछ बदलाव चाहिए तो पॉलिटिकल फील्ड में एंटर होकर ही काम हो सकता है। उसके बाद ये जो इफेक्ट है नॉन कॉपरेशन का इकोनॉमिक फ्रंट पे वो बहुत ड्रामेटिक रहा था। यहाँ पर फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया, लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया। पिकेट यानी उनकी एंट्री वगैरह बंद करा दी गई, क्योंकि अंग्रेज़ों से आने से पहले इंडिया में एक भी लिकर शॉप नहीं थी। तो इन लोगों ने इंडियंस की आदत डाल दी थी, अब उस पर वो डिपेंड हो चुके थे। पूरे दिन भर मजदूरों से काम कराया करते थे और उसके बाद वो थक जाते थे, नींद नहीं आती थी, तो उनको लिकर की आदत उन्होंने लगा दी। उसके बाद जो फॉरेन क्लॉथ था उसको इकट्ठा कर करके ह्यूज बॉन फायर्स में उनको बर्न कर दिया। अब कंडीशन ये हुई थी इकोनॉमिक फ्रंट पे, ये इतना बड़ा चेंज था कि 1921 और 22 में अगर हम देखेंगे तो इनका जो इंपोर्ट था इंडिया के अंदर वो 102 करोड़ से लेकर 57 करोड़ तक आ गया, ऑलमोस्ट हाफ तक आ चुका था। उसके अलावा काफ़ी सारे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ऐसे थे जिन्होंने फॉरेन गुड्स में ट्रेड करने से मना कर दिया और फॉरेनर्स को फाइनेंस करने से भी, ट्रेड के लिए फाइनेंस करने से भी मना कर दिया। अब जैसे जैसे ये बॉयकॉट मूवमेंट आगे बढ़ा उसी तरह से पीपल बिगैन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लोथ्स। लोगों ने इम्पोर्टेड क्लोथ्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ओनली इंडियन क्लोथ्स दे स्टार्टेड वेयरिंग। और इसीलिए जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थी, हैंडलूम्स थी, उनका प्रोडक्शन राइज अप हुआ। लेकिन इस मूवमेंट की प्रॉब्लम क्या थी, ये ग्रेजुअली स्लो डाउन हो गया। बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे बड़ा कारण ये था कि खादी क्लॉथ जो था काफ़ी एक्सपेंसिव था, क्योंकि घरों में हाथ से बनाया जाता था और उस वक्त इतना लार्ज स्केल प्रोडक्शन इसका नहीं हो पा रहा था, मशीन हमारे पास में नहीं थी, तो ये प्रोडक्शन जो था काफ़ी स्लो भी था और काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता था। इंडिया में इस वक्त गरीबी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, तो लोगों के लिए उस खादी को अफोर्ड करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि मशीन से बनने वाला कपड़ा काफ़ी उनको सस्ता पड़ रहा था और इसीलिए उनको वापस से स्विच करना पड़ा। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स ने स्कूल्स कॉलेजेस छोड़ दिए, टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया या लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी, तो उसके बदले कोई सब्स्टिट्यूट इंस्टीट्यूशन हमारे पास में होना चाहिए था, ऑल्टरनेट होना चाहिए था, वो हमारे पास में नहीं था। ना तो स्कूल्स कॉलेजेस थे इतने कि वो स्टूडेंट्स वहाँ चले जाते, टीचर्स वहाँ ज्वाइन कर लेते, और ना लीगल प्रैक्टिसेस के लिए ऐसे कोई प्रावधान थे कि लॉयर्स वहाँ पर चले जाते। इसीलिए ज़्यादा टाइम तक इस मूवमेंट को ये नहीं खींच पाए और वापस उनको अपनी अपनी जॉब, अपनी अपनी जगह पर वापस पहुँचना पड़ा। अब ये था मूवमेंट किस तरह से शहरों में शुरू हुआ और क्या उसका रिजल्ट रहा। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर रिबेलियन इन कंट्री साइड, गाँव में और ट्राइबल्स के बीच में इसकी क्या पोजीशन थी, तो अगर हमें यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है अवध के जो पीजेंट्स थे, इनके लीडर थे बाबा रामचंद्र, जो कि एक सन्यासी हुआ करते थे और कभी फिजी में एक इंडेंचर्ड लेबर के तौर पे काम किया करते थे। अब ये जो मूवमेंट था इन लोगों का बेसिकली तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था। तालुकदार्स भी बड़े जो ज़मीन के मालिक वगैरह होते हैं, जिनके काफ़ी सारे एस्टेट्स होते हैं, फार्म्स होते हैं, और लैंडलॉर्ड्स आपको पता है ये जो किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक है, तो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो मूवमेंट था इनके लिए था। ये लोग बेसिकली वो स्वराज फॉर द नेशन उस आइडिया तक पहुँच ही नहीं पाए।
और इसके अलावा जो इनके ऊपर बहुत सारा रेंट ये लोग लैंडलॉर्ड्स लगाया करते थे, और उसके अलावा काफ़ी सारे सीजेस, जैसे कभी अनाज वगैरह जब्त कर लिया, कुछ चीज़ें अनाज के तौर पे मुआवजा ले लिया, तो इस तरह की चीज़ें थी, उससे ये परेशान थे। तो ये चाह रहे थे कि इस रेंट को कम किया जाए, और बार बार जो हमें एविक्ट कर देते हैं अपनी ज़मीन से, हमने अगर किराए पे ले रखी है और बार बार हमें रिमूव कर देंगे, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू मेंटेन आवर फार्मिंग देयर। क्योंकि आप एक ज़मीन को प्रिपेयर करते हो 4-5 साल के लिए, उसमें आप फार्मिंग करते हो और अचानक आपको बोल दिया जाता है कि लीव माई लैंड, तो आप क्या करोगे? तो आपकी जो मेहनत आपने करी थी वो सारी बर्बाद हो जाएगी। फिर आपको फ्रेश पीस ऑफ लैंड उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी लेबर कंज्यूमिंग भी है और एक्सपेंसिव भी पड़ता था। इसके अलावा पीजेंट्स को बेगार भी कराया जाता था। बेगार होता है लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पे। यानी अगर मैं किसी की ज़मीन पे काम करती हूँ, मैंने किराए पे ले रखी है ज़मीन, तो डेफिनेटली मैं, जब तक मैंने किराए पे ले रखी, मैं उसकी मालिक हूँ, मैं जैसे चाहूँ उसको यूज़ करूँ, जो चाहूँ उस पर खेती करूँ, उसके बदले मैं किराया दे दूँ। लेकिन उसके बाद अगर ये लैंडलॉर्ड मुझे कहते हैं कि नहीं, मेरे खेत पे भी काम करना है क्योंकि मैंने तुम्हें ज़मीन दे रखी है, और मैं कभी भी तुम्हें एविक्ट कर दूंगा अगर नहीं करोगे, तो बिना मजदूरी के, बिना पैसे के इनसे ज़बरदस्ती वहाँ पर काम कराया जाता था। तो उसको कहते हैं बेगार। तो ये चाहते थे कि ये चीज़ भी रिमूव की जाए, और इसीलिए अब क्योंकि टेनेंट्स हैं, क्योंकि सिक्योरिटी इनके पास में होती नहीं थी टेनेंट की, कभी भी इनको बोल देते थे कि आप जो है ज़मीन हमारी छोड़ दो, तो लीज लैंड इन सबको लेकर काफ़ी परेशान थे। तो पीजेंट मूवमेंट जो था, बेसिकली क्या डिमांड थी इनकी? रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू रेट्स कम की जाए, एबॉलिशन ऑफ बेगार, बेगार को खत्म किया जाए, एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, जो ये लैंडलॉर्ड्स को इतना परेशान करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं, इनका बॉयकॉट किया जाए। और इसीलिए पंचायत ने भी एग्री किया, तो कई जगह पर इन लोगों ने नाई धोबी बंद लगा दिया। नाई जो बाल काटता है, धोबी जो कपड़े धोता है। अब क्योंकि ये बड़े लैंडलॉर्ड से ताल्लुकदार थे, तो ये अपने हाथ से तो ग्लास भी नहीं उठाएंगे, तो ये सब काम तो बहुत दूर की बात है। तो अगर ये फैसिलिटीज़ भी हम इनके बंद कर देंगे, तो डेफिनेटली ये हमारे ऊपर डिपेंड हो जाएंगे सारा। तो नाई धोबी बंद वगैरह किए गए। उसके अलावा 1920 जून में जवाहरलाल नेहरू जो थे अवध और उसके आसपास के गांव में गए, लोगों से बात करी, उनकी जो ग्रीवेंसेस थी उसको समझने की, यानी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करी, और अक्टूबर एंड तक आते आते ओद किसान सभा वगैरह बनाई थी, जिसके जो कि जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ और अदर लीडर्स थे, उनकी देखरेख में चल रही थी। एक महीने के अंदर ही इस तरह की 300 ब्रांचेस जो थी अलग अलग रीजन्स में, अराउंड विलेजेस अराउंड द अवध, वहाँ पर ये स्टार्ट हो गई। इसीलिए जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगेन हुआ, द एफर्ट ऑफ द कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट द अवध पीसेंट स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल। तो कांग्रेस की पूरी यही कोशिश थी कि अवध किसानों का जो स्ट्रगल है उसको भी हमारे साथ मिक्स कर लिया जाए, ताकि ये जो हमारा मूवमेंट है वो वाइड हो जाएगा और काफ़ी लोग इसमें इंटीग्रेट हो जाएंगे। लेकिन जो किसानों का मूवमेंट जिस तरह से आगे बढ़ रहा था, उससे कांग्रेस लीडर्स काफ़ी अनहैप्पी थे, क्योंकि ये मूवमेंट 1921 तक आते आते वायलेंट हो गया। इन लोगों ने यहाँ के जो ताल्लुकदार थे, मर्चेंट्स थे, उनके मकानों पर अटैक करा, उनके बाज़ारों पर अटैक करा, जो अनाज भंडार उनके पास था उसको लूट के ले गए। और गांधी जी का जो मैसेज था स्वराज का, वो थोड़ा सा अलग तरीके से दिया गया। इन लोगों ने सोचा दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड, कि गांधी जी ने ऐसा डिक्लेयर किया है कि अब हमें कोई टैक्सेस पे नहीं करने हैं, एंड लैंड वॉज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, और ये जो ताल्लुकदार के पास बड़ी ज़मीनें थी उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो हम छोटे किसानों के बीच में बांट दी जाएगी। अब ये था गांव में, अवध के आसपास क्या विरोध था। उसी तरह से ट्राइबल्स ने इस विरोध को किस तरह से लिया, तो ट्राइबल्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपको दे रखा है, ध्यान से आप इसको समझिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। रिबेलियन इन टाउन्स में किस तरह से हुआ था, और ट्राइबल्स वाला। तो ट्राइबल्स ने गांधी जी के मैसेज को अलग तरीके से लिया। गुडेम हिल्स है आंध्र प्रदेश की, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रखा है। यहाँ पर बेसिकली मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट चल रहा था। गुरिल्ला मूवमेंट होता है जब छक्के वार किया जाता है, और मिलिटेंट एक्चुअली आजकल ये वर्ड मिलिटेंट और टेररिस्ट एक ही साथ यूज़ किया जाता है, बट दोनों अलग अलग है। टेररिस्ट वो होते हैं जो बाहर से आतंकवाद फैला रहे हैं। मिलिटेंट अमंग द कंट्री हो सकते हैं जो कुछ सोशल पॉलिसीज से परेशान है, तो सोशल बॉयकॉट वाली स्थिति है, सामाजिक बहिष्कार या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि टेररिज्म की तरह होती है। बट एक्चुअली अंग्रेज़ों की पॉलिसी से परेशान थे। 9th क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा था कि जो फॉरेस्ट वाला चैप्टर है, यहाँ पर जंगलों को
इन्होंने अलग अलग डिवाइड कर दिया था। उसमें जंगल में काफ़ी सारे कानून लगा दिए थे, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड क्लास। अब आप जंगल में एंटर हो गए रिजर्व में, तो आपको रिजर्व में तो खैर एंटर है ही नहीं, प्रोटेक्टेड में भी जाओगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी। यू कैन ग्रेज योर कैटल्स देयर, यू कैन कलेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब ट्राइबल्स की तो लाइफ पूरी उस पर डिपेंड थी और परमिशन रेयरली इनको मिला करती थी। तो वुडन हिल्स में इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करते हुए, इसी चीज़ का अगेंस्ट करते हुए यहाँ के जो ट्राइबल्स थे उन्होंने मिलिटेंट गुरिल्ला वॉर छेड़ रखा था। अब ये अर्ली 1920s के अराउंड की बात है। यहाँ पे जो फॉरेस्ट रीजन्स थे कॉलोनियल गवर्नमेंट से परेशान थे। अब क्योंकि प्रॉब्लम सारी वही थी कि फ्यूल वुड भी कलेक्ट नहीं कर सकते, ना फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, और इसीलिए जो पहाड़ी लोग थे वो काफ़ी गुस्से में थे क्योंकि उनका लाइवलीहुड जो था पूरी तरह से इफेक्ट हो चुका था। उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स थे उनसे इनको डिनाई किया जा रहा था। उसके अलावा वही कभी रोड बिल्डिंग है, कैनाल कंस्ट्रक्शन है, कुछ भी तो इनसे बेकार भी कराया जाता था, यानी बिना पैसे के काम करवाना। तो इसलिए काफ़ी परेशान थे। अब इसी बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर जो थे सामने आए थे, उनका नाम था अलूरी सीताराम राजू। अगेन आई एम टेलिंग यू, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ध्यान रखना। तो उनका क्लेम था कि उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, जैसे ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, वो करेक्ट भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं। उसके अलावा ही कैन हील पीपल, जैसे कई बार हम लोगों ने देखा है कि कोई साधु महात्मा होते हैं, ऐसे हाथ फेरा और वो ठीक हो जाता है। तो इसी तरह की प्रेडिक्शंस की भी थी कि मैं किसी पे हाथ फेरूंगा, आई कैन हील अप एनी पर्सन, कोई भी डिजीज होगी मैं उसको रिमूव कर सकता हूँ। उसके अलावा आई कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स, अगर मुझे गोली भी लगेगी तो भी मैं बच जाऊंगा। इनकी बातों से इम्प्रेस्ड होकर, इनकी बातों में आकर लोग इनको इनकारनेशन ऑफ गॉड, भगवान का अवतार मानने लगे थे। तो राजू जो थे वो भी महात्मा गांधी की ग्रेटनेस के बारे में बात करते थे। उनका भी कहना था कि डेफिनेटली हमको स्वराज चाहिए, अपने लोगों को मोटिवेट करते थे कि आप खादी पहनो, उसके अलावा गिव अप ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग की जो हैबिट है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम वो नॉन वायलेंस के अगेंस्ट भी थे कि अगर हमें आज़ादी चाहिए, अगर हमें मुक्ति चाहिए, इस अत्याचार के खिलाफ लड़ना है तो नॉन वायलेंस से काम नहीं चलेगा, हमें फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वुडन हिल्स के जो रिबेल्स थे इन्होंने कई सारे पुलिस स्टेशंस पे अटैक करे, काफ़ी सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को इन्होंने मार भी दिया, और ये जो अपना गुरिल्ला वॉरफेयर था इसको आगे स्वराज को अचीव करने के लिए कंटिन्यू करते रहे। बट टाइम के साथ राजू को कैप्चर कर लिया गया और 1924 में इनको मौत दे दी गई। एंड लेकिन टाइम के अनुसार वो वहाँ के फोक हीरो भी बन गए। अब उसके बाद तीसरा आपका है स्वराज एंड प्लांटेशंस। तो जिस तरह से बाकी लोगों ने इस आइडिया को अपने तरह से लिया है, उसी तरह से इनका परसेप्शन भी बिल्कुल अलग था। प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे प्लांटेशन वर्कर्स जो हैं आसाम के अंदर, उनके पास कोई फ्रीडम नहीं थी, ना वो विद इन द ग्राउंड्स मूव कर सकते थे और ना अपने गांव तक वापस पहुँच पाते थे। तो फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, फ्रीडम मेंट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस। तो इनके लिए मतलब क्या था आज़ादी का, कि हम यहाँ और यहाँ से वहाँ फ्रीली मूव कर सकते हैं। उसके अलावा एंड इट मेंट रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, जिस गांव से ये आए वापस वहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट बना था 1859 में, उसके अकॉर्डिंग बिना परमिशन के ये लोग टी गार्डन छोड़ नहीं सकते और परमिशन इनको रेयरली कभी मिला करती थी। तो जब इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइड अथॉरिटीज, तो वो बिना परमिशन के, बिना कोई परवाह करे, हजारों की तादाद में वर्कर्स यहाँ से निकल गए। Left the plantations and headed home. They believed that Gandhi Raj was coming. इनको लगता था गांधी राज आ रहा है और हर किसी को अपने ही गांव में ज़मीनें दे दी जाएगी। अब ऐसा कोई प्रॉमिस, ऐसी कोई पॉलिसी, ऐसी कोई प्रोग्रामिंग एनसीएम में नहीं बनाई गई थी, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से जो आइडिया था गांधी जी का स्वराज को, उसको चेंज कर लिया। They however never reached their destination. भाग तो गए यहाँ से लेकिन कभी अपने घर नहीं पहुँच पाए, क्योंकि जब यहाँ से निकले तो रास्ते में रेलवे की, स्टीमर्स की स्ट्राइक थी। उसके अलावा कई सारे पुलिस के द्वारा पकड़े गए, ब्रूटली उनको मारा गया और कई जो थे वो जंगलों में भाग गए लेकिन अपने घर नहीं पहुँचे। उसके बाद द विजन ऑफ दीज मूवमेंट्स वॉज नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। ये जो विजन सबने अपने अपने हिसाब से लिया, ये कांग्रेस ने कभी अपने प्रोग्राम में डिफाइन नहीं किया था। सबने जो टर्म स्वराज थी इसका इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से, अपने तरीके से किया, अपनी सफरिंग्स, अपने ट्रबल्स को ओवरकम करने के लिए किया। लेकिन फिर भी जब भी गांधी जी का नाम ट्राइबल्स वगैरह लिया करते थे तो स्वतंत्र भारत की डिमांड वो भी किया करते थे, इमोशनली अटैच भी होते थे ऑल इंडिया एजिटेशन से, लेकिन बस वही कि सबके आइडियाज़ अलग अलग जा रहे थे।
उसके बाद अगर आप बुक के अंदर देखोगे तो नीचे आपको एक पिक्चर दी हुई है चौरी चौरा 1922 एट चौरी चौरा इन गोरखपुर। गोरखपुर आपके यूपी में है। तो चौरी चौरा के अंदर बहुत ही पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे बाजार में लोग, बट इन टर्न इनटू अ वायलेंट क्लैश विद द पुलिस। लेकिन ये पुलिस के साथ वायलेंट क्लैश में कन्वर्ट हो गया। और इस इंसिडेंट की खबर के बाद महात्मा गांधी जी कॉल्ड अ हॉल्ट। महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया कि एनसीएम को हम कुछ टाइम के लिए रोक देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दिस ऑल अबाउट दिस टॉपिक।